बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट, जिसको हमने आरएलसी सीरीज सर्किट का भी नाम दिया था। उससे नेक्स्ट आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, जिसको आप पैरेलल एलसी सर्किट का भी नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी सर्किट डायग्राम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस L है, और यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस को हमने C से शो किया हुआ है। तो इन दोनों को हमने पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है और फिर इनके साथ एक AC सोर्स को भी कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास डायग्राम बन जाएगी पैरेलल LC सर्किट की। इसी चीज को हमने वर्डिंग में लिखा है कि अ सर्किट इन विच एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर इज कॉल्ड पैरेलल LC सर्किट। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास सर्किट डायग्राम। लेकिन ये डायग्राम जब आप बुक में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा रजिस्टर भी नजर आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि उस रेजिस्टेंस जो आर को यहाँ पे शो किया गया वो बेसिकली इस कॉइल की रेजिस्टेंस है। हालांकि इस इंडक्टर की जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम देते हैं, लेकिन सर्किट के अंदर यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, तो उसको हम निगलेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस को, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे शो ही नहीं किया। LC सर्किट को हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि प्रीवियस टॉपिक में तो था RLC सीरीज सर्किट, तो इस टॉपिक में है RLC पैरेलल सर्किट, तो यहाँ पे तो रजिस्टर सर ने कनेक्ट ही नहीं किया। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आप यहाँ पे रजिस्टर को देख सकते हैं। तो हमने इस डायग्राम में आपको रजिस्टर शो करके दी है कि अगर आप ये बनाना चाहें तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं कि देखें R, L और C आपस में क्या है, पैरेलल कनेक्ट है, और इनके साथ एक AC सोर्स को भी कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप रजिस्टर को देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिनको पसंद हो वो यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से रजिस्टर से करंट जो पास करेगा उसको IR से हमने डिनोट किया हुआ है। इसी तरह से इंडक्टर से पास करने वाला करंट IL होगा और कैपेसिटर के अक्रॉस करंट पास करने वाला IC होगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप इम्पीडेंस और एडमिटेंस की मैथमेटिकल इक्वेशन को कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल सर्किट है। तो हमारे पास पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड हो जाता है। तो करंट की इक्वेशन को आप टोटल करंट इज इक्वल टू डिवाइड होने वाले करंट का सम करके ओम लॉ को अप्लाई करके आप मैथमेटिकल रिलेशन डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बुक में मैथमेटिकल ये डेरिवेशन नहीं की गई, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं की। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम फेजर डायग्राम को डिस्कस करना चाहें तो वो इजीली हम डिस्कस कर सकते हैं कि देखिए सबसे पहले क्या है, रजिस्टर। तो रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या था, इन फेज। तो रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंडक्टर के केस में क्या होता है कि करंट लैग करता है वोल्टेज से, कितने फेज पे, 90 के फेज पे। तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज हॉरिजॉन्टल होगी और करंट जो है वो हमारे पास डाउनवर्ड वर्टिकली शो किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेज डिफरेंस कितना है, 90। तो करंट क्या करता है इंडक्टर के केस में, लैग करता है, इसलिए हमने उसको डाउनवर्ड शो किया है। कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि करंट लीड करता है। आपको मैंने बताया था कि सिविल का वर्ड अगर आप याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज से, तो वोल्टेज यहाँ होगी, करंट वर्टिकली अपवर्ड होगा, तो दोनों के बिटवीन फेज डिफरेंस कितना होगा, 90। तो इस तरह से ये फेजर डायग्राम आ जाएगी RLC पैरेलल सर्किट के अंदर। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इस तरह से भी निशानी याद कर सकते हैं कि वोल्टेज क्योंकि पैरेलल सर्किट में सेम होती है तो इसीलिए हमने वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल ड्रा कर दिया, और करंट डिवाइड हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि करंट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये तो थी हमारे पास पैरेलल LC सर्किट की डायग्राम और उसके बाद फेजर डायग्राम। अब हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है AC सोर्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो वो फ्रीक्वेंसी जब हम डिक्रीज करेंगे तो सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा, और वो फ्रीक्वेंसी जब हम इंक्रीज करते हैं तो फिर सर्किट किस तरह से बिहेव करता है, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए एट लो फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि जब AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो क्या होती है, 1/2 पाई FC। तो यहाँ से देखें कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। इसी तरह से जो इंडक्टर की रिएक्टेंस होती है वो क्या होती है, XL, और वो होगी 2 पाई FL के इक्वल। तो यहाँ से देखें XL जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स जैसे आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कम हुई
फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, तो इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज की है तो इसका मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगी। तो जब आप फ्रीक्वेंसी लो रखेंगे तो उस टाइम सर्किट के अंदर जो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, मतलब कैपेसिटर की जो अपोजिशन है वो ज़्यादा होगी। किससे? इंडक्टर की अपोजिशन से। तो इसका मतलब कैपेसिटर की अपोजिशन डोमिनेट कर जाएगी किस पे? इंडक्टर पे। तो इसीलिए हमने लिखा कि एट लो फ्रीक्वेंसी XC जो है वो ग्रेटर होगा XL से। ठीक हो गया जी। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, हाई करेंगे, तो एट हाई फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो यहाँ से आप रिलेशन देख सकते हैं कि जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी। तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है कि XL जो है वो ग्रेटर होगा XC से। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास सिचुएशन है वो है एट रेजोनेंस। कि रेजोनेंस क्रिएट किस कंडीशन पे होगी? वो तब होगी जब इस कैपेसिटर और इंडक्टर की अपोजिशन क्या होगी? बराबर होगी। यानी कि इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इस इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस के जब इक्वल होगी, किसी मोमेंट होगी, तो उस टाइम हमारे पास रेजोनेंस क्रिएट हो जाती है। तो वहाँ पे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है कि एट रेजोनेंस XL जो है वो XC के इक्वल होगा। तो इसी कंडीशन पे आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम भी हम डेरिवेशन इसकी कर चुके हैं। तो XL XC के इक्वल होगा। XL ओमेगा L होता है, XC 1 और ओमेगा C होता है, ओमेगा की जगह 2πf। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो मैथमेटिकल रिलेशन आएगा वो होगा 1/2π √ LC। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल रिजल्ट आ जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे जो नंबर थर्ड वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम स्टार्ट में भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन हमने इसको एंड पे ही डिस्कस करना है ताकि हमें बुक के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज हैं वो इजीली समझ आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेजोनेंस, पहली प्रॉपर्टी क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अभी हमने कैलकुलेट की है, तो वो हमारे पास है FR = 1/2π √ LC। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एट रेजोनेंस, रेजोनेंस वाली कंडीशन पे इंपीडेंस इज रेजिस्टिव। जो हमारे पास इस सर्किट की इंपीडेंस होगी, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स जब हम यूज़ करते हैं तो जो टोटल हमारे पास कंबाइंड इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस का, उसे हम इंपीडेंस का नाम देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ इंपीडेंस होगी, तो वो इंपीडेंस जो है वो रेजिस्टिव सर्किट के इक्वल होगी या बिहेव कर रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि एट रेजोनेंस इंपीडेंस इज रेजिस्टिव, यानी कि R के इक्वल होगी। उस टाइम ऐसा होगा कि जब आपका XL XC के बराबर होगा, इन दोनों की अपोजिशन इक्वल होगी, तो हमारा जो सर्किट होगा वो बिहेव कर रहा होगा रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे, सिर्फ R की अपोजिशन फिर बचेगी। तो इसीलिए हमने लिख दिया कि इंपीडेंस जो है वो R के इक्वल होगी। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है कि देखिए एट रेजोनेंस इस सिचुएशन पे जो इंपीडेंस होगी वो मैक्सिमम होगी। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे यार ऐसे कैसे हो सकता है कि इंपीडेंस जो है वो मैक्सिमम हो जाए, जबकि इसकी कैपेसिटर की अपोजिशन और इस इंडक्टर की अपोजिशन ख़त्म हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है, तो पीछे इसकी अपोजिशन बच गई है। तो वो क्या कहलाएगी? इंपीडेंस। यानी कि जो टोटल बची होगी वो इंपीडेंस R की इक्वल होगी ना, तो वो मैक्सिमम होगी। हालांकि हमें ये सोचने को मिल रहा है या देखने को मिल रहा है कि यार जब इनकी अपोजिशन कैंसिल हो गई है तो पीछे ओवरऑल तो अपोजिशन कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। याद रखिएगा इंपीडेंस मैक्सिमम हो जाएगी। अब बच्चा सोचता है कि सर ये कैसे मैक्सिमम हो सकती है? तो स्टूडेंट्स उसको समझने के लिए यहाँ पे छोटी सी हमने एग्जांपल डिस्कस की है, इसको पहले समझें। तो देखिए हमारे पास पहले ये एक डायग्राम है जिसके अंदर दो रजिस्टर को हमने पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद ये डायग्राम है, यहाँ पे भी दो हमने रजिस्टर कनेक्ट किए हुए हैं पैरेलल, और यहाँ पे भी दो पैरेलल कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये 3 हमारे पास केस बन गए। अब देखिए मैं लेट कर लेता हूँ कि इन केसेस के अंदर जो हमारे पास टोटल अपोजिशन है वो कंसीडर कर लेते हैं कि 10 ओहम है। यानी कि अपोजिशन कितनी मैं कंसीडर कर रहा हूँ? 10 ओहम। अगर मेरे पास टोटल अपोजिशन 10 ओहम है तो उसको मैं इस तरह से
ले सकता हूं कि लेट करें इस सर्किट डायग्राम में ये जो मैंने रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है ये 1 ओम का है और ये वाला 9 ओम का है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितनी बन जाएगी 10। तो इसका मतलब एक तरह से मेरे पास अपोजिशन यहाँ पे कितनी है 10 ओम। यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ अंदाज चेंज कर रहा हूँ लगाने का रजिस्टर को, वो डिफरेंट है। यहाँ पे अगर मैं एक 3 ओम और दूसरा 7 ओम का लेता हूँ तो अब भी तो मेरे पास अपोजिशन कितनी है 10 ओम, लेकिन मैंने पहले 9 1 लिया, अब 7 3 कर रहा हूँ, है उतनी टोटल 10 ओम। अब यहाँ पे देखें 10 को मैं इस तरह से भी तो डिवाइड कर सकता हूँ, 5 ओम की ये रेजिस्टेंस 5 ओम की ये, अब भी तो टोटल हमारे पास 10 ओम की बन रही है। मतलब इस अपोजिशन को हम इस सिचुएशन में इस तरह से डिवाइड एक तरह से कर सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। अब ज़रा देखिएगा, जब हम पैरेलल में उस 10 ओम की अपोजिशन का टोटल रिजल्ट निकालते हैं कि इस सर्किट में जो कि हमारे पास 10 ओम की रेजिस्टेंस यूज़ की गई है इसकी अपोजिशन टोटल कितनी है, इस सर्किट की टोटल अपोजिशन कितनी आ रही है, इस सर्किट की जिसके अंदर 5 ओम के 2 रेजिस्टर हमने कनेक्ट कर रखे हैं उसकी टोटल अपोजिशन कितनी आ रही है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का पैरेलल में जो मेथड है वो क्या है, प्रोडक्ट ओवर सम। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टर हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ओवर सम। तो दोनों रेजिस्टर का प्रोडक्ट पहले ले लें फिर सम कर लें तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती जाएगी। तो पहले हम इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। देखें R1 R2 को पहले मल्टीप्लाई करें, 9 1 द 9, फिर उसके बाद दोनों को ऐड करें 9 + 1 10, तो 9/10 का आंसर क्या होता है 0.9 ओम। तो ये इस सर्किट की अपोजिशन आ गई, ठीक है। इसी तरह से इस केस के अंदर 7 3 को आप मल्टीप्लाई करें तो 21, फिर उसके बाद अगर आप 7 3 को ऐड करें तो कितना आता है 10, तो 21/10 आंसर क्या आएगा 2.1। इसी तरह से इस केस में क्या आएगा 2.5। अब स्टूडेंट्स गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप तीनों केसेस के अंदर गौर करें तो जो टोटल अपोजिशन है, हालांकि हर केस में 10 ओम के रजिस्टर है, लेकिन जो अपोजिशन है वो इस केस में ज़्यादा है। अब इस केस में अपोजिशन ज़्यादा क्यों है ये बात समझिएगा, क्योंकि हमने जो रजिस्टर कनेक्ट किए हुए हैं उन दोनों की जो अपोजिशन है वो दोनों की अपोजिशन बराबर है, यानी कि एक तरह से दोनों की जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो इक्वल है। इस केस में इक्वल नहीं है, इस केस में इक्वल नहीं है, इसीलिए अपोजिशन कम आई। लेकिन जिस केस में दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल हुई है उस कंडीशन पे उसकी अपोजिशन भी इन दोनों से ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब अपोजिशन ज़्यादा कब आई, जब आपके पास ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए हुए रेजिस्टर इक्वल हुए। जब इक्वल हुए तो अपोजिशन ज़्यादा आई, मैक्सिमम आई। तो सिमिलरली ये भी तो पैरेलल कनेक्ट किए हुए हैं, तो जब इन दोनों की रिएक्टेंसेस इक्वल होंगी, देखें ना एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के केस पे दोनों की रिएक्टेंस इक्वल होंगी। तो जब पैरेलल केस में दोनों की रिएक्टेंस इक्वल होगी तो अपोजिशन यहाँ पे जो बाकी बचेगी जो कि इम्पीडेंस R या Z होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि देखें यहाँ पे पैरेलल केस में जब दोनों रेजिस्टर इक्वल हुए तो उस टाइम अपोजिशन बढ़ गई इन दोनों के कंपैरेटिवली। तो जब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे इन दोनों की रिएक्टेंस जब बराबर होगी तो इसका मतलब है कि फिर जो पीछे इम्पीडेंस होगी उसका रिजल्ट बढ़ जाएगा, उसकी अपोजिशन ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है कि एट रेजोनेंस इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाएगी रेजोनेंस की कंडीशन पे। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 4 है कि एट रेजोनेंस करंट इज मिनिमम। जाहिर सी बात है अगर अपोजिशन मैक्सिमम हो जाएगी इम्पीडेंस तो पीछे जो हमारे पास करंट होगा वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस करंट मिनिमम को हमने यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये हमारे पास करंट इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, तो उसे हमने नाम दे दिया रेजोनेंस करंट का। और यहाँ इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से ये नंबर 4 पे हमारे पास पॉइंट था, उसका आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। नंबर 5 का पॉइंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, एट रेजोनेंस ब्रांच करंट्स IC एंड IL, यानी कि इस कंडीशन पे जो हमारे पास इन दो ब्रांचेस का करंट होगा IC और IL में बी मच लार्जर देन सोर्स करंट, वो सोर्स करंट से ज़्यादा होगा। सोर्स का करंट यहाँ पे होगा ना, तो उस करंट से इन दोनों ब्रांचेस का जो करंट होगा IC और IL
उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जब आप एमीटर लगा के चेक करेंगे, यहाँ पे एमीटर लगाएं और यहाँ पे भी एमीटर लगाएं, तो यहाँ पे जो एमीटर करंट की रीडिंग शो करेगा वो ज़्यादा होगी इस एमीटर से। तो इसका मतलब जो ब्रांचेस का करंट होगा वो ज़्यादा होगा इस सोर्स वाले करंट से। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी सिंपल सी वजह है कि ये जो कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे हैं ये चार्ज कैपेसिटर है। ऐसे समझो कि इस सोर्स का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये अगर चार्ज कैपेसिटर है तो फिर यहाँ से जब चार्जेस मूव करेंगे तो वो इस इंडक्टर में से पास करेंगे। जब इंडक्टर में से पास करेंगे तो इंडक्टर क्या करेगा? एनर्जी स्टोर करना शुरू कर देगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इधर से कैपेसिटर डिस्चार्ज होता रहेगा। जैसे ही ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा उतनी देर में ये इंडक्टर फुली एनर्जी स्टोर कर चुका होगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हो गया डिस्चार्ज, ये हो गया एक तरह से चार्ज। तो इसका मतलब अब चार्जेस को मूव कौन करवाएगा? उसी डायरेक्शन में। वो इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर की होगी वो एनर्जी उन चार्जेस को मूव करवाने में इंडक्टर दे देगा। तो इसका मतलब चार्ज फिर से फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही चार्ज उसी डायरेक्शन में इंडक्टर फ्लो करवाएगा तो वो चार्ज इस कैपेसिटर की प्लेट पे आके स्टोर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखना है, अगर पहले शुरू में ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव चार्ज थी, तो जब इंडक्टर इस कैपेसिटर को चार्ज करवाएगा तो फिर याद रखिएगा ये वाली प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, ये पहले पॉजिटिव थी तो ये वाली नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली पॉजिटिव हो जाएगी, उलट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जैसे ही इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर लेगा ये डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन जो एनर्जी स्टोर कर चुका होगा वो चार्जेस को मूव करवाने में इंडक्टर शुरू कर देगा, उनको एनर्जी दे देगा। तो इसका मतलब चार्ज फिर से मूव करना शुरू कर देंगे तो वो चार्जेस इस प्लेट पे आके स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। तो उस टाइम जो कैपेसिटर चार्ज होगा वो फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर ये पहले पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इतनी देर में, जितनी देर में ये कैपेसिटर चार्ज होगा उतनी देर में ये डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि अपनी सारी एनर्जी दे देगा। फिर ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा तो ये फिर से चार्जेस को मूव करवाएगा। जैसे ही चार्जेस मूव करेंगे इंडक्टर में से पास करेंगे ये फिर से एनर्जी स्टोर करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसका मतलब ये प्रोसेस तो करंट के फ्लो का यहाँ चल रहा है, इस लूप में चल रहा है, इसका तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स इसका काम है कि अगर किसी कंडीशन पे आप यहाँ से रेजिस्टेंस, इनकी रिएक्टेंस बढ़ गई है या बढ़ा देते हैं रेजिस्टेंस को, जिसको हमने निगलेक्ट किया हुआ है, तो अगर उसकी वैल्यू स्मॉल नहीं है, बढ़ जाती है, तो फिर तो यहाँ करंट कम हो जाएगा। तो जैसे ही करंट कम होगा तो यहाँ से सोर्स इनको करंट प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, करंट को हम मेंटेन कर लेंगे। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि इन दो ब्रांचेस का जो करंट है वो ज़्यादा होगा इस सोर्स के करंट से। तो इसको आपने याद रखना है। नंबर 6 पे हमारे पास लास्ट पॉइंट है, एट रेजोनेंस अ पैरेलल एलसी सर्किट जस्ट बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट ऑफ या फॉर एसी सोर्स। तो याद रखिएगा, एट रेजोनेंस हमारे पास जो पैरेलल एलसी सर्किट है वो जस्ट बिहेव करेगा लाइक एन ओपन सर्किट, या जिसको आप पहले रेजिस्टिव सर्किट का भी नाम दे चुके हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।